हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि परमानेंट इफेक्ट के ही प्रकार है, और हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी एक परमानेंट इफेक्ट का ही प्रकार है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और इससे किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है। ठीक है, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन को अति संयुग्मन भी बोलते हैं और इसे बेकर नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। हमने एक कंपाउंड लिया है दैट इज CH3CH2 और जिसके साथ में एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि किसी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने की एग्जांपल लिया है जिसके अंदर एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और साथ में इस वैकेंट p ऑर्बिटल वाले कार्बन परमाणु के साथ में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ये वैकेंट p ऑर्बिटल और इस एल्काइल ग्रुप के जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप से जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं इनके और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा, कॉन्जुगेशन, ओवरलैपिंग हो जाएगी, अति संयुग्म मतलब संयुग्मन हो जाएगा। ये क्या करेंगे, ये वाले जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ इस वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें ट्रांसफर होने की वजह से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इसके बीच में कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो हमने देख रहे हैं कि ये वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ में इस कार्बन के ये जो इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे इसमें ट्रांसफर होकर ये क्या कर रहे हैं, इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इसी टाइप से इसके पास और भी दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों भी क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे, संयुग्मन करेंगे। संयुग्मन करने के बाद जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया वैसे ही इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसी टाइप से इसकी एक और स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जितने इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ही इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो एक और हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है एल्काइल ग्रुप के अंदर, तो ये एक और H+ आयन जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है और ये क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एग्जाम्पल की हाइपर कॉन्जुगेशन का कैसे इसको डेफिनेशन देंगे इसकी। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई कि हाइपर कॉन्जुगेशन वह होता है जिसके अंदर अगर किसी कोई एल्काइल ग्रुप हमारे किसी असंतृप्त कार्बन के साथ में असंतृप्त एटम के साथ में डायरेक्ट अटैच होता है। अगर वो डायरेक्ट अटैच होगा तो उससे क्या होगा, वो जो एल्काइल ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो सब क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनके अंदर क्या होगा, विभिन्न टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी जिन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, और इससे क्या होगा कि कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलेगी। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी उतना ज्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि स्टेबल बन रही है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर ये वाला कार्बन है जिसके साथ में वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, या तो वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो या फिर ये कार्बन क्या हो, वो अनसेचुरेटेड हो। अनसेचुरेटेड होने पर भी इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस वाले कार्बन के साथ में ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर या जिस कंपाउंड के अंदर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। ये तो बात हुई हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब ये स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाता है, तो अब हम एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हमने एक टर्शरी एल्काइल लिया है, एक सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल और एक मिथाइल ग्रुप लिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालेंगे कि सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है। तो अभी हमने पढ़ा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके अंदर जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो भी कार्बन एटम है जिसके पास में p वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसके साथ में अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो वो उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो अब हम इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। ये हमारा हुआ जिसके पास में वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके अंदर ये वाला एटम, इसमें ये और इसमें ये। अब इसके पास में जुड़ा वाला कार्बन क्या होगा, हमारा अल्फा कार्बन एटम। तो इसमें ये वाला भी अल्फा कार्बन एटम है,
इस कार्बन के साथ में ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी अल्फा कार्बन एटम है, और इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी अल्फा कार्बन एटम है। ठीक है, इसी टाइप से इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन एटम और ये वाला भी अल्फा कार्बन एटम, इसमें ये एक अल्फा कार्बन एटम और इसमें कोई भी अल्फा कार्बन एटम नहीं है। अब बात करेंगे हम कि इसके अंदर कितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की कितनी संख्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, जितने की अल्फा कार्बन के साथ में जितनी हाइड्रोजन अटैच है वो सब क्या कहलाएगी, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इस अल्फा कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन ये रही, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल कितनी हो गई 9। इसके अंदर हमारे कितनी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 9। इसी टाइप से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन हुई, 3 ये, तो टोटल 6। इसके अंदर कितनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुई, 3, और इसके अंदर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 0। तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उसके अंदर अति संयुग्मन भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की जो स्ट्रक्चर्स बनेगी उतनी ही ज्यादा बनेगी। 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ, 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ, 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ, तो ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये 9 जगह रोटेट हो रहा है, डीलोकेलाइज्ड हो रहा है ना। इसके अंदर ये 6 एटम पे ये डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे ये 3 एटम पे डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे इसको डीलोकेलाइजेशन होने के लिए इसके पास कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा, जितना ज्यादा कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड होता है, जो स्ट्रक्चर होती है वो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर डबल बॉन्ड जितना ज्यादा डीलोकेलाइज्ड होता है वो जो स्ट्रक्चर होती है उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसके अंदर अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालें, अगर हम इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये वाला टर्शरी अल्काइल कार्बोकेटाइन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगा। इसके अंदर हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसकी तुलना में ये क्या होगा, कम होगा। इसके बाद में इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से कम होगी, और सबसे कम स्टेबल होगा हमारा मेथिल कार्बोकेटाइन, जिसके अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये तो बात हुई हमारे कि अगर किसी कार्बन के पास में वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसके साथ में अगर कोई मिथाइल ग्रुप या कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन किस टाइप से होगा। और अगर अब हम बात करेंगे कि मिथाइल ग्रुप के साथ में या अल्काइल ग्रुप के साथ में अगर कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन किस टाइप से होगा। करेंगे कि अगर एल्कीन्स हो या जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो उनके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। अगर किसी डबल बॉन्ड वाले एटम के साथ में डायरेक्ट कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है, इसके साथ में डायरेक्ट एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। कैसे, इसके अंदर ये वाले जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे के पूरे ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण इसके ऊपर ये जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीटली यहाँ ट्रांसफर हो गए। इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के जो इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली यहाँ ट्रांसफर हो गए। इसकी वजह से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या कहलाता है हमारा नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि बिना बॉन्ड के कारण ये आपस में क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं। इस वजह से इसे हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये एग्जाम्पल हो हमारा एल्कीन्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि एल्काडाइंस जो कंपाउंड्स होते हैं, एल्काडाइंस जैसे ब्यूटाडाइन है, आइसोप्रीन्स है, उनके अंदर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। तो उसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करेंगे एल्काडाइंस के अंदर। एल्काडाइंस के अंदर क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन के अंदर ये हमारी कार्बन चेन हो गई, और यहाँ पे इसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। ये कार्बन आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कौन सा डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कौन सा डबल बॉन्ड इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए हमारी कंडीशन क्या थी कि डबल बॉन्ड के साथ में जिस कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है उसके साथ डायरेक्ट कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होना जरूरी है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के साथ में कोई भी डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला कार्बन एटम हमारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो इस कार्बन एटम के साथ में भी ये कार्बन एटम अटैच है, लेकिन ये क्या है, ये भी अल्काइल नहीं है, इसके पास भी क्या है, डबल बॉन्ड है। ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है। इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है
ये वाला जो कार्बन एटम है हमारा, ये भी अति संयुग्मन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब बचे हमारे पास ये और ये कार्बन एटम। तो ये वाले दोनों कार्बन एटम में हम इस वाले कार्बन एटम की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये वाला कार्बन एटम अटैच है जो कि एल्काइल ग्रुप नहीं है। अब इस कार्बन एटम की बात करें तो इसके साथ में हमारा ये एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला पार्टिसिपेट करेगा। अभी कैसे पार्टिसिपेट करता है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसी होगी, जो ये वाला है, ये जो डबल बॉन्ड है हमारे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से यहां जाएंगे, और ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स या ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स या ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। हमने माना ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स गए, पूरे इसके पास गए, तो हमारी स्ट्रक्चर क्या बन गई। अगर हम इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाए तो बनेगी CH2 पे हमारे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस CH2 पे ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर होने की वजह से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हमारा डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो इससे पॉजिटिव चार्ज, कोई भी बॉन्ड नहीं लगाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर इसके साथ में CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर होगी, जितने की इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 3। एक तो इस हाइड्रोजन की वजह से, एक इस हाइड्रोजन की वजह से और एक इस हाइड्रोजन की वजह से, है ना। यहाँ का पोर्शन और यहाँ का पोर्शन तो सेम रहेगा, बस ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पे और इस हाइड्रोजन पे डिलोकलाइज्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। यही कारण है कि आइसोप्रीन जो हमारा होता है कंपाउंड, वो ब्यूटाडाइईन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम ब्यूटाडाइईन की बात करें तो ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 ये हमारा क्या होता है, ब्यूटाडाइईन, सिंपल ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इन दोनों 2 कंपाउंड दे दी जाएंगे, उनमें से पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, या फिर आपको 4-5 कंपाउंड दे दी जाएंगे, उसमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका पूछ लिया जाएगा, है ना, या फिर अल्फा हाइड्रोजन पूछ लिए जाएंगे, इसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन रही है वो पूछ लिया जाएगा। तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एल्काडाइंस के अंदर भी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एरिन्स की, तो एरिन्स के अंदर भी हमारे ये हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। और किस टाइप के एरिन्स में, जो कि एल्किल एरिन्स जो होते हैं, है ना, जो एरिन्स के साथ में अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइल एरिन्स। तो उनमें भी क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। तो हम उसका भी एक एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है मिथाइल बेंजीन, दैट इज द मिथाइल ग्रुप, इसके साथ में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, दैट इज एल्काइल एरिन कंपाउंड, है। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। अब इसके अंदर हम देखें, हम वही वाला रूल इसमें अप्लाई करते हैं जो अभी हमने एल्कीन्स के अंदर और एल्काडाइंस के अंदर अपन ने अप्लाई किया था। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ में डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ये क्या करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब किस टाइप से शो करेगा, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली यहाँ ट्रांसफर होंगे, या फिर ये वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला भी हो सकता है। कोई भी हाइड्रोजन की कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो टोटली यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ ट्रांसफर होने की वजह से इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर हमारी कैसे बन जाएगी, ये हमारी स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। इसी टाइप से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कंप्लीट इस बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, डीलोकलाइज्ड होगा, और ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेगी ही बनेगी। इसके साथ में इसमें क्या होगा
ये दो जो हाइड्रोजन है ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। ये तो क्या करेगा, ये तो रेजोनेंस शो करेगा। अब ये वाला जो बेंजीन रिंग है ये रेजोनेंस शो करेगी, और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या शो करेंगे, हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन। जो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों होने की वजह से ये जो हमारा कंपाउंड है एल्काइल एरीन है, ये और भी ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है ये, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह। हाइपर कॉन्जुगेशन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचता है परमानेंट इफेक्ट के अंदर एक मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट सेम रेजोनेंस की ही तरह होता है। रेजोनेंस के अंदर हमारे जो डबल बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज्ड होते हैं, और मीजोमेरिक के अंदर क्या होता है, अगर हमारे कोई डबल बॉन्ड के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था रेजोनेंस के अंदर, तो वो इफेक्ट क्या कहलाने लग जाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। बस रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक और बच रहा है इस इफेक्ट्स के अंदर, दैट इज टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।